हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। यदि आपने इससे पहले की कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी के सभी पार्ट्स आप पहले सुन लें ताकि ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। इस कहानी के सभी पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप कहानी सुन सकते हैं या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप कहानी के सभी पार्ट्स सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। ख्यालों का द्वंद्व रवि के मन में भी चल रहा था। सालों बाद उसकी शैलजा से मुलाकात इस तरह होगी उसने सोचा नहीं था। थके कदमों से वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर से बाहर आकर वह सोच में गुम चल पड़ा। सामने से आते अभिमन्यु की नजर उस पर पड़ी तो वह दौड़ते हुए आया और कहा, अंकल आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु के सवाल से जैसे रवि नींद से जागा। कहने लगा, मुझे माफ कर दो बेटा, पर अब ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों अंकल, क्या आप मॉम से नहीं मिले? क्या कहा उन्होंने? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या अंकल? बताइए ना, अभिमन्यु ने घबराते हुए कहा। मेरे पास आपके सवालों का कोई जवाब नहीं है बेटा, शायद शैलजा के पास हो, कहकर रवि अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉल के अंदर उसे शैलजा नहीं दिखी। वह उसके रूम की तरफ गया। अंदर शैलजा खिड़की के सामने खड़ी बाहर देख रही थी। अभिमन्यु कमरे में गया और शैलजा से कहा, मॉम मॉम क्या हुआ? आप इस तरह यहां? और वो रवि अंकल घर से ऐसे क्यों चले गए? मॉम वो कह रहे हैं कि मेरी और सालू की शादी नहीं हो सकती। मॉम प्लीज बताइए ना, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आप दोनों की क्या बात हुई थी? हाँ अभिमन्यु, तुम्हारी और सालू की शादी नहीं हो सकती, शैलजा ने बुझे मन से कहा। पर क्यों मॉम? आपको तो सालू पसंद है और आपको हमारी शादी से कोई एतराज नहीं था, फिर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? अभिमन्यु ने बेचैन होकर कहा। अभिमन्यु, मैंने जो कहा वो मेरा अंतिम फैसला है। क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब तुम मुझसे नहीं पूछोगे। अगर सालू तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यारी है तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा सकते हो, शैलजा ने कहा। शैलजा की बात सुनकर अभिमन्यु का दिल टूटकर अंदर ही अंदर बिखर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है, पर वो ये जानता था कि शैलजा का लिया फैसला कभी बदल नहीं सकता। फिर अभी अभिमन्यु ने अपने और सालू के प्यार के लिए आखिरी कोशिश करते हुए कहना चाहा, मॉम। शैलजा ने बिना अभिमन्यु की बात सुने रूखे स्वर में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो अभिमन्यु। अभिमन्यु चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और सोचने लगा, कुछ तो कनेक्शन है रवि अंकल और मॉम के बीच, वरना मॉम इस तरह शादी के लिए इनकार नहीं करती। आखिर ऐसा क्या है, मुझे पता करना पड़ेगा। अभिमन्यु घर के बाहर निकल गया। शैलजा अपने कमरे में बिस्तर पर निस्तेज सी बैठी सामने दीवार की ओर टकटकी लगाए बैठी थी। 25 सालों से जिस दर्द को अपने सीने में दबाई बैठी थी, आज वो आंखों से बाहर आ जाने को बेताब था। इतने सालों में पहली बार वो खुद को बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, गला रूंध गया, सीने में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने दराज से दवा निकाली और मुंह में रखी। टेबल पर रखे गिलास के पानी को एक सांस में पी गई। कुछ देर बिस्तर पर बैठी आंसू बहाती रही और फिर उठकर अपनी अलमारी खोली। बरसों पुराना पर्स उसने लॉकर से निकाला और कांपते हाथों से खोला। पर्स के अंदर एक कोने में 22-23 साल के एक खूबसूरत नौजवान की तस्वीर थी। उसने देखा, शैलजा के मुंह से एक ठंडी आह निकली। उसने पर्स को वापस अलमारी में रखा और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अपनी आंखों में उदासी लिए सामने खाली पड़ी सड़क को देखने लगी।
सोचते सोचते सालों पुरानी अपने अतीत की यादों में भटकने लगी। अजमेर में स्थित पुष्कर, जहाँ सैलजा अपने माँ और पिता और दो भाइयों के साथ बड़ी सी हवेली में रहती थी। पिता जमींदार और माँ गृहिणी थी। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। सैलजा 20 साल की बला की खूबसूरत थी। गांव में हर कोई उसके रूप और अदाओं का दीवाना था, लेकिन सैलजा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। आखिर जमींदार की बेटी जो ठहरी। घर में भी सैलजा सबकी लाडली थी। दोनों भाभियां उसकी आवभगत में लगी रहती थी। होली का त्योहार था। सारे गांव में चहल पहल थी। शाम को होलिका दहन के समय सभी गांव के बीचों बीच जमा हो गए। जमींदार भी अपने पूरे परिवार के साथ वहां आ गया था। सैलजा जाकर अपनी सहेलियों में शामिल हो गई। हर साल गांव का जमींदार का बेटा होलिका दहन किया करता था। गांव के पंडित जी कृष्ण राव यादव शास्त्री जी ने पूजा की और उसके बाद होलिका दहन किया गया। गांव के युवा होली के गीत गाने लगे। सभी उत्सव की खुशी मनाने में खोए थे। आग के दूसरी तरफ खड़े युवक की नजर सहसा ही हंसती मुस्कुराती सैलजा पर पड़ी। वह युवक अपने दोनों हाथ बांधे मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से सैलजा को निहार रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, पतली सुराही सी गर्दन, गोरा रंग धीरे धीरे युवक की आंखों में उतरता गया। तभी किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलें बेटा। युवक वहां से जाने लगा, लेकिन उसके मन में विचार आया कि एक बार पलटकर उस सुंदरी के दर्शन कर ले। लेकिन जैसे ही वह पलटा, सैलजा वहां नहीं थी। उसका मन बेचैन हो उठा और फिर वो वहां से चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में बस सैलजा का ख्याल आ रहा था। उसकी मुस्कान जैसे उसके मन में बस चुकी थी। युवक शास्त्री जी का छोटा बेटा रवि था, जो आज सुबह ही शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आया था। रवि शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। गांव में बहुत कम आता था। आता भी तो बस एक दिन के लिए और वापस शहर चला जाता। शास्त्री जी का बड़ा लड़का मोहन उसी गांव में एक सरकारी मास्टर था। उसकी शादी पास के गांव में ही हुई थी। शास्त्री जी की पत्नी कुछ सालों पहले ही बीमारी की चपेट में आकर भगवान को प्यारी हो गई थी। गांव में उनका छोटा सा घर था, जहां वे अपने बहू बेटे के साथ रहते थे। घर आकर रवि ने खाना खाया और छत पर सोने के लिए चला गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर पड़े पड़े वह करवटें बदलने लगा। बार बार उसकी आंखों के सामने सैलजा का चेहरा आ जाता। सारी रात उसने उसके ख्यालों में गुजार दी। सुबह उठकर रवि जैसे ही नीचे आया, उसकी भाभी ने उस पर रंग उड़ेल दिया। रवि झल्ला गया और कहा, मुझे ये रंग वंग पसंद नहीं है। बेचारी रवि की भाभी सहम गई। मोहन ने बीच में आकर बात संभाली और अपनी पत्नी को रंग लगाते हुए कहा, इसको नहीं पसंद, मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर दोनों पति पत्नी आपस में ही रंग खेलने लगे। रवि चेहरे से रंग साफ करके घर से बाहर निकल गया। उसने देखा गांव भर में सभी रंगों से नहाए हुए हैं और खुशियां मना रहे हैं। एक बड़े से बरगद के नीचे बड़े बड़े मटकों में भांग वाली ठंडाई घोली जा रही थी। रवि घूमते घूमते वहां चला आया तो वहां खड़े लड़कों ने एक गिलास रवि की तरफ बढ़ा दिया। रवि को नहीं पता था कि उसमें भांग मिली है। वो एक सांस में सारी ठंडाई पी गया। रवि वहीं खड़े होकर रंग खेलते लोगों को देखने लगा। भांग का नशा था या प्यार का, रवि को उन लोगों के बीच हंसती मुस्कुराती सैलजा दिखाई देने लगी। रवि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, पर जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, वो एकदम से गायब हो गई। रवि ने उधर उधर देखा, पर वो कहीं नहीं दिखी। वह वहां से निकलकर जाने लगा, तभी सामने से एक लड़की भागते हुए आई और रवि से टकरा गई। उसके हाथों में जो रंगों की तस्तरी थी, वो ऊपर की तरफ उछल गई और सारा रंग रवि और उस लड़की पर आ गिरा। वह लड़की सैलजा ही थी। रवि और सैलजा दोनों वहां खड़े एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। सैलजा की सहेलियां भी अब तक वहां आ पहुंची।
शैलजा रवि से दूर हट गई और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। रवि वहीं खड़े जाती हुई शैलजा को देखता रहा। वह चाहता था शैलजा एक बार पलटे, और सहसा ही कुछ दूर जाकर शैलजा पलटी और रवि की तरफ देखकर मुस्कुरा दी और चली गई। रंग से सराबोर रवि घर आया तो भाभी ने तंज कसते हुए कहा, क्यों देवर जी, हमने रंग लगाया तो आपको पसंद ही नहीं आया, अब कहां से मुंह लाल पीला करवा कर आ रहे हो। भाभी की बात सुनकर रवि हंसता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। अगले दिन रवि ने शास्त्री जी से शहर जाकर नौकरी करने की बात की तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा, रवि बेटा, मैंने जमींदार जी से तुम्हारे लिए बात की है। उनके यहाँ हिसाब किताब देखने के लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम एक बार उनसे मिल लो। शहर में इतनी दूर तुम्हारा नौकरी करना सही नहीं, कब क्या हो जाए। यहाँ रहोगे तो हमारे साथ रहोगे। वैसे भी जमींदार जी के यहाँ काम किस्मत वालों को ही मिलता है। पिता की बात रवि कभी नहीं टालता था। फिर भी बेमन से वह शाम को उनके साथ जमींदार की हवेली जा पहुंचा। रवि वहां बैठा अपनी पढ़ाई और काबिलियत के बारे में बता ही रहा था, तभी उसकी नजर ऊपर छत की तरफ गई। शैलजा वहां खड़ी कबूतरों को उड़ा रही थी। शैलजा को वहां देखकर रवि का चेहरा खिल उठा। उसने जमींदार जी को हवेली में काम करने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन से वह सुबह सुबह हवेली जाने लगा। जमींदार के बड़े बेटे ने उसे सारा काम समझा दिया। जल्दी ही रवि सब समझने लगा और अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति से उसने जमींदार और उसके बेटों का दिल जीत लिया। जमींदार बहुत खुश था, सब अच्छा चल रहा था। हवेली में आते जाते शैलजा और रवि की नजरें टकरा जाती और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और आगे बढ़ जाते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन रवि की शैलजा से बात करने की हिम्मत नहीं हुई। वह शैलजा को चाहने लगा था और शैलजा भी दिल ही दिल में रवि को पसंद करने लगी। जब भी दोनों एक दूसरे को नहीं देखते तो बेचैन हो जाते।